नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम कहानियों के उस जादू यानी नैरेटिव टेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे मन के भीतर चलने वाला मनोवैज्ञानिक संघर्ष और अंत में मिलने वाली आध्यात्मिक शांति काम करती है। ये एक ऐसी दिलचस्प यात्रा है जो किताबों के पन्नों से शुरू होकर हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस की गहराइयों तक जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आखिर वो कौन सा राज है जो हमें किसी कहानी से इस कदर बांध देता है कि हम पलक तक नहीं झपका पाते। और उससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या होता है जब ये टकराव, ये संघर्ष किसी बाहरी खलनायक से नहीं बल्कि हमारे ही मन के भीतर से पैदा होता है। सच कहूं तो सदियों से इंसानी फितरत इस बटे हुए मन की भावना और उससे पैदा होने वाले संघर्ष से बहुत ज्यादा प्रभावित रही है। ठीक है, तो चलिए इसमें गोते लगाते हैं। आज के इस मानव मनोविज्ञान के स्टोरी कोस्टर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहला, क्लिफहैंगर की कला। फिर हम देखेंगे नैरेटिव टेंशन की कुछ कमियां। उसके बाद साहित्य में डॉपलगैंगर या हमशक्ल का कॉन्सेप्ट। फिर अपने सबसे अंधेरे रूप का सामना और आखिर में भक्ति के माध्यम से भय का समाधान। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, क्लिफहैंगर की कला। यहां हम समझेंगे कि बाहरी कहानियों में टेंशन आखिर बनता कैसे है। अगर हम वॉटपैड के गाइडलाइंस को देखें तो एक क्लिफहैंगर का मतलब हमेशा जरूरी नहीं कि मौत और जिंदगी का ही कोई संकट हो। एक असरदार क्लिफहैंगर असल में तब होता है जब कहानी बिल्कुल अपने चरम या पीक पर हो और उसके नतीजे पूरी तरह सामने आने से ठीक पहले कहानी या अध्याय वहीं रुक जाए। ये बिल्कुल एक गहरी खाई या प्लंज के मोमेंटम का इस्तेमाल करने जैसा है, जिससे पढ़ने वाले के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा होती है कि वो आगे क्या होगा ये जानने के लिए पूरी तरह से कहानी से चिपका रहता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम एक बहुत ही बढ़िया नाम दे सकते हैं, द स्टोरी कोस्टर। ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा ही तो है। पहले टेंशन धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, जिसे हम क्लाइम कहते हैं। फिर आता है एक जबरदस्त नाटकीय पीक और उसके बाद एक सस्पेंस से भरी हुई तेज ढलान। और मजेदार बात तो यह है कि सस्पेंस बनाने के लिए हमेशा किसी बड़े बाहरी प्लॉट ट्विस्ट की जरूरत नहीं होती। हमारे अंदर चल रहा एक गहरा भावनात्मक संकट भी बिल्कुल उतना ही जबरदस्त सस्पेंस पैदा कर सकता है। लेकिन जरा रुकिए, कभी कभी इस कहानी के टेंशन में कुछ गड़बड़ियां भी हो सकती हैं, और यही हमारा दूसरा पड़ाव है, कथा के तनाव या नरेटिव टेंशन की कमियां। तो सबसे अहम बात यह है कि कभी कभी लेखक अनजाने में ही अपना बनाया हुआ टेंशन खराब कर देते हैं। इसमें 3 सबसे आम गलतियां होती हैं। पहली, कहानी को पीक पर पहुंचने से बहुत पहले ही काट देना। दूसरी, किरदारों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का उतना चढ़ाव ही ना होना। और तीसरी, सबसे अजीब गलती, अचानक से कोई ऐसी घटना या क्लिफहैंगर डाल देना जिसका मौजूदा कहानी से कोई लेना देना ही ना हो। ये चीजें कहानी की रफ्तार को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। इसको ऐसे समझिए, सच्चा टेंशन बिल्कुल एक नदी की तरह स्वाभाविक रूप से बहता है। अगर 2 मुख्य किरदारों के बीच कोई बहुत ही गहरा भावनात्मक सीन चल रहा है और अचानक वहां कोई बाहरी हादसा हो जाए जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो, तो सोचिए कैसा लगेगा। यो उस उम्मीद और प्रत्याशा को भंग कर देता है जो कहानी ने धीरे धीरे बनाई थी। ऐसे में दर्शकों का वो इमोशनल रेजोल्यूशन छिन जाता है और कहानी के साथ हुआ एक तरह का धोखा लगता है। अब कहानी को थोड़ा और अंदर की तरफ मोड़ते हैं, वेब नॉवेल्स की पेसिंग से निकलकर 19वीं सदी के साहित्य के मनोवैज्ञानिक विभाजन की ओर। हमारा तीसरा पॉइंट है साहित्य में डॉपलगैंगर या हमशक्ल। और ये विजुअल बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हमारा मन या हमारी साइकी एक दूसरे के विरोधी हिस्सों में बट जाती है। सोचकर देखिए, एक ही इंसान है और उसकी आत्मा के 2 टुकड़े हो गए हों। ये मनोवैज्ञानिक बंटवारा एक ऐसा इंटरनल क्लिफहैंगर बनाता है जो किसी भी बाहरी खतरे से कहीं ज्यादा डरावना और सस्पेंस से भरा होता है। साहित्य की भाषा में इस डरावने और दिलचस्प कॉन्सेप्ट को डॉपलगैंगर कहा जाता है। ये कोई आम हमशक्ल नहीं है, ये हमारा वो विरोधी रूप है जो हमारी उन तमाम अंधेरी अचेतन प्रवृत्तियों और आवेगों को दर्शाता है जिन्हें हम दबाकर रखते हैं। ये एक ऐसा बाहरी एजेंट बन जाता है जो हमारे ही खिलाफ खड़ा होता है और अक्सर मुख्य किरदार की खुशियों को छीन लेने वाला एक फ्रस्ट्रेटेड कब्जा करने वाला बन जाता है। जैसा कि हमने देखा, ये डॉपलगैंगर अपने साथ एक अजीब सी बेचैनी लेकर आता है, एक ऐसी जन्मजात असुविधा कि हमारा एक दूसरा रूप भी है और दूसरी तरफ उस दूसरे रूप को जानने की एक उल्टी और तीव्र इच्छा। इसके पीछे का डर बहुत गहरा है,
अगर हम प्लेटो के सिंपोजियम तक वापस जाएं तो वहां की एक कथा के अनुसार देवताओं ने शक्तिशाली मनुष्यों को 2 हिस्सों में काट दिया था और तभी से हम अपने उस खोए हुए दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए तड़प रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की अस्तित्वगत बेचैनी और जिज्ञासा का एक अद्भुत मिश्रण है। तो अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, आइए इसमें और गहराई तक उतरते हैं अपने चौथे पड़ाव के साथ, अपने सबसे अंधेरे रूप का सामना करना। अगर हम क्लासिक लिटरेचर की बात करें तो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का मशहूर उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारा मुख्य किरदार रास्कोल्निकोव अपने ही अपराध बोध से बड़ा हुआ है और अंदर ही अंदर मोक्ष या माफी की तलाश में है, और उसके ठीक सामने है उसका डॉपलगैंगर स्विद्रिगेलोव। स्विद्रिगेलोव पूरी तरह से ढीठ है और उसमें रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। स्विद्रिगेलोव असल में रास्कोल्निकोव की सबसे खराब नैतिक कमजोरियों, मॉरल फीलिंग्स का जीता जागता भौतिक रूप है। और पता है ये सब सबसे ज्यादा कहाँ उभर कर आया? 19वीं सदी के उन समाजों में जो बहुत ही ज्यादा सख्त है, जैसे विक्टोरियन इंग्लैंड या रूस। उन समाजों में लोगों पर एक बहुत बड़ा दबाव था कि वो अपनी सच्ची और गहरी इच्छाओं को दबाए रखें। और जब आप किसी चीज को जबरन दबाते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है? यही सामाजिक दमन साहित्य में इन अंधेरे डबल्स के रूप में बाहर आया, जिसे हम इन गॉथिक कहानियों में देखते हैं। सिगमंड फ्रॉयड और ओटो रैंक जैसे बड़े मनोवैज्ञानिकों ने इन किस्से कहानियों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उनके हिसाब से ये डबल केवल एक साहित्यिक तकनीक नहीं है, बल्कि एक तरह का अनकैनी रिफ्लेक्शन है। ओटो रैंक समझाते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी कीमत पर मृत्यु के विचार को नकारना चाहते हैं। ये डॉपलगैंगर उसी पैरानोया और आत्ममुग्धता यानी नार्सिसिस्टिक ड्रेड का आईना है। अब इस हिस्से के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉपलगैंगर के ये अजीबोगरीब रिश्ते हमेशा एक बहुत ही भयानक त्रासदी में खत्म होते हैं। ये एक अप्राकृतिक रिश्ता है जो आखिर में टूट ही जाता है। स्टोरी कोस्टर की इस ढलान पर अपने असली रूप को वापस पाने और प्रकृति का सही संतुलन दोबारा से स्थापित करने के लिए इस दूसरे रूप का विनाश करना ही पड़ता है। लेकिन हर कहानी का अंत सिर्फ अंधेरा नहीं होता। इसी के साथ हम अपने अंतिम और 5वें पड़ाव पर आते हैं, आंतरिक संघर्ष और डर का आध्यात्मिक समाधान ढूंढना। इन गहरे अंदरूनी संघर्षों से निकलने के लिए एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अभ्यास है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी द्वारा रचित ये 40 छंदों वाला एक अत्यंत प्रभावशाली भजन है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों को उनके दैनिक जीवन की कठिनाइयों और भयों का सामना करने की शक्ति देता है। यह विशुद्ध रूप से साहस, अनुशासित बुद्धि और अटूट भक्ति की भावना को जागृत करता है। जरा इस टेबल को देखिए। अगर हम भगवान हनुमान के इन पौराणिक कथाओं को ध्यान से देखें तो इनके बहुत ही गहरे रियल वर्ल्ड साइकोलॉजिकल फायदे नजर आते हैं, जैसे कि महासागरों को पार करना। असल जिंदगी में यह जीवन की विशाल कठिनाइयों को पार करने की हिम्मत जुटाने का रूपक है। और पूरे पहाड़ को ही उखाड़ लाना किस चीज का प्रतीक है? ये दिखाता है एक बेहतर फोकस और मजबूत नसों को, एक ऐसी स्थिति जहां आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। ये भक्ति और अनुशासन हमारा भटकता हुआ ध्यान रोकता है। ये उस डर और चिंता को काट देता है जो अक्सर हमारे मनोवैज्ञानिक डॉपलगैंगर द्वारा पैदा किए जाते हैं। यही नहीं, ये दूसरों के निस्वार्थ सेवा करने की इच्छा को जगाता है और हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी हमारे अहंकार को निकालकर वहां विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी भर देता है। कुल मिलाकर यह भजन एक मजबूत लंगर यानी एंकर की तरह काम करता है। यह बताता है कि सच्ची ताकत अनियंत्रित नहीं होती, बल्कि वह भक्ति और अनुशासन द्वारा निर्देशित होती है। यह साबित करता है कि बहुत ही तेजी से और निर्णायक कदम उठाने के बावजूद नैतिक संयम बनाए रखा जा सकता है। जब आपका मन इस तरह एकजुट और अनुशासित हो जाता है, तभी एक बंटे हुए मन की अंदरूनी अराजकता हमेशा के लिए शांत हो सकती है। तो अब हम एक ऐसे सवाल पर आके खड़े होते हैं जो सबको अपने आप से पूछना चाहिए। जब जिंदगी का स्टोरी कोस्टर हमारे ही मन की सबसे गहरी और अंधेरी खाइयों में गोते लगाएगा, तब आपका वो कौन सा अनुशासन, वो कौन सा विश्वास होगा जो आपके उस बिखरे हुए रूप को वापस एक साथ जोड़ेगा और स्थिर करेगा? इस सवाल के साथ मैं आपको यहाँ छोड़े जाता हूँ। जरा इस पर गौर जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।